जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिंह फिर से हाजिर एक बार नई वीडियो के साथ आपके अपने फेवरेट चैनल CS टेक्निकल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के वीडियो बना रखे हैं, बट फिर भी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे अभी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के बहुत सारे सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सर हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं एडमिशन के लिए। ऑलरेडी मैंने कैटेगरी वाइज, कोटा वाइज सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रखा है। तो आज के वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से पेरेंट्स के अभी भी डाउट्स हैं, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों एक मैं बात बताता हूँ यहाँ पर कि यदि आपके मन में कोई भी डाउट है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन को लेकर के या और किसी क्लास को लेकर के, चाहे क्लास 2 हो, 3rd, 4th, 5th या क्लास 11th, जितने भी क्लासेस है इसमें एडमिशन को लेकर के मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखे हैं अपने चैनल पर। तो यदि आपके मन में कोई डाउट है किसी भी प्रकार का, किसी कैटेगरी, किसी कोटे को लेकर के या केंद्रीय विद्यालय स्कूल में फ़ीस कितनी लगती है या केंद्रीय विद्यालय स्कूल में किसी भी क्लास में एडमिशन के लिए एज कितनी होनी चाहिए, यानी बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, इन सब को लेकर के ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बना रखे हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर देखें, वहाँ पर मैंने हर कैटेगरी, हर कोटे को लेकर के वीडियो बना रखी है। यदि आप उन सब वीडियोज़ को देखते हैं तो आपके जो डाउट्स हैं वहाँ पर 90% वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो जो मैंने बनाया है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, यहाँ पर मैं आपको एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा। आप पूरा लिस्ट ना देखें कि मैंने ये लिस्ट दिखाया और आपने देख लिया, आपको समझ में आ गया कि ये लिस्ट चाहिए, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बस लिस्ट देख लिया, उनको समझ में आ गया कि हाँ भाई ये लिस्ट चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट्स के जो लिस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स किसको लगाना है, किसका लगेगा, किसका नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं आपको ये एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में एक्सप्लेन करके भी बताऊँगा। ये वीडियो जो है खासतौर पे उन पेरेंट्स के लिए भी है जिन्होंने मुझे बोला था कि सर आप प्लीज़ एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के इंग्लिश में भी वीडियो बनाइए। तो जो मैंने ये वीडियो बनाया है इसमें जो मैं आपको परफॉर्मा दिखाऊंगा डॉक्यूमेंट्स का या जो लिस्ट दिखाऊंगा वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जो पेरेंट्स इंग्लिश में समझना चाहते हैं वो ये लिस्ट देख सकते हैं, उससे उनको सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किसका डॉक्यूमेंट लगेगा, किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है KVS क्लास 1 एडमिशन डॉक्यूमेंट लिस्ट, यानी कि KVS यानी केंद्रीय विद्यालय स्कूल में एडमिशन के लिए क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो है डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। उसमें देखिए जो पहला नंबर लिखा हुआ है कि नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन पेज 1 and 2 टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड ऑफ अ सिंगल पेपर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि वैसे तो आपको स्कूल से एडमिशन फॉर्म मिल जाएगा, लेकिन यदि आप उसको घर पे डाउनलोड करते हैं तो आपने इतना ध्यान रखना है कि जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपने इन दोनों पेजों को एक ही पेज पर बोथ साइड में आपने प्रिंट करना है। और यदि आप साइबर कैफ़े से भी प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो आपने वहाँ पर उनको बताना है कि एक ही पेज पर आगे और पीछे दोनों साइड इसको प्रिंट करना है और फिर आपने इसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो भरना है। उसके बाद देखिए जो दूसरा है हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था और जब आपके बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम आ जाएगा यानी एडमिशन लिस्ट में नाम आ जाएगा, तब आपने दोबारा केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऑनलाइन पोर्टल साइट पर लॉगिन करना है और वहाँ पर जो पेज होगा, जो आपके रजिस्ट्रेशन का पेज होगा, उसको आपने प्रिंट आउट करना है और वो आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने स्कूल में जमा करना है। उसके बाद तीसरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपको ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों स्कूल में लेके जाना है। जो फोटोकॉपी है वो तो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच हो जाएगा, लेकिन जो ओरिजिनल है वो आपने स्कूल में वेरीफाई करवाना है। इसके साथ साथ मैं एक और बात बता देता हूँ आप सभी पेरेंट्स को कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है सभी कोटा, सभी कैटेगरी वालों के लिए मैंडेटरी है, यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट सभी के पास होना जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट से ही स्कूल वाले वेरीफाई करते हैं कि आपके बच्चा जो है क्लास 1 में एडमिशन के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि क्लास 1 में एडमिशन के लिए मिनिमम 5 ईयर्स और मैक्सिमम 7 ईयर्स जो होता है एज क्राइटेरिया है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट सभी पेरेंट्स के पास होना ज़रूरी है। अगर किसी के पास नहीं है तो आप उसको बनवा लें। किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था कि सर जो ओरिजिनल है वो गुम हो गया है, तो क्या उसका हमारे पास कलर कॉपी है तो वो चल जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं, ऐसा नहीं है। स्कूल में आपको ओरिजिनल ही लेकर डॉक्यूमेंट जाने होंगे, ओरिजिनल और साथ साथ उसका जीरोक्स। अगर आपके पास कोई कलर कॉपी रखी है तो वो ओरिजिनल की जगह पे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल होने चाहिए वेरीफाई करवाने के लिए। उसके बाद देखिए जो अगला है, चौथा लिखा हुआ है रेजिडेंस प्रूफ ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। नीचे लिखा हुआ है रेड कलर में देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, गैस कनेक्शन और गैस डिलीवरी रिसिप्ट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक,
क्वार्टर अलॉटमेंट ऑर्डर कॉपी। तो यहाँ पर मैं आपको साफ शब्दों में बता देता हूँ कि देखिए, आप एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, टेलीफोन बिल दे सकते हैं, गैस कनेक्शन का जो बुक होता है वो दे सकते हैं, या गैस डिलीवरी रिसिप्ट का दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं। जो पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और वो सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, तो वो अपने क्वार्टर का अलॉटमेंट लेटर वहाँ पर लगा सकते हैं। वो क्या है कि एज अ प्रूफ आपका कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद जो पेरेंट्स रेंट पर रहते हैं तो वो अपना रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, लेकिन उनको रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगाना होगा हाउस ओनर का। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर हो गया कि एड्रेस प्रूफ में क्या क्या दे सकते हैं। ये बहुत से पेरेंट्स के डाउट थे कि सर हम ये डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं एड्रेस प्रूफ में। तो ये आप अगर देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर ये डाउट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए अगला लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू रेजिडेंस। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो होता है उन सभी पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आरटी कोटा के थ्रू अप्लाई किया था और उन बच्चों का आरटी कोटा के थ्रू ही एडमिशन लिस्ट में नाम आया है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरटी कोटा वालों के लिए 5 किलोमीटर रेडियस का जो होता है क्राइटेरिया केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने गाइडलाइन में बता रखा है। यानी कि आरटी कोटा के थ्रू जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उनका घर जो है 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर में ही होना चाहिए स्कूल से। तो ये उन सभी के लिए है। उसके बाद देखिए छठा जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि आपने अपने बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट स्कूल में देना है। अगर आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट बना हुआ है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाए तो आप पैथोलॉजी लैब से जा करके बनवा सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए SC ST OBC NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर कोटा के थ्रू एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और उनके बच्चे का एडमिशन लिस्ट में नाम कास्ट के थ्रू आया है, यानी SC कोटा ST कोटा OBC कोटा के थ्रू अगर एडमिशन लिस्ट में नाम आया है तो आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो स्कूल में लेकर जाना है और साथ ही साथ फोटोकॉपी जो है जो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करनी है। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड नॉट बी ओल्डर देन द 3 years, शुड बी इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2019। यानी कि जो आपके बच्चे का जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना हुआ होना चाहिए और वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। या तो 1 अप्रैल 2019 का बना हुआ होना चाहिए या उससे आगे का बना हुआ होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, उससे पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का पक्का ध्यान रखें। यहाँ पर देखिए अगली लाइन लिखा हुआ है इट इज़ इन द नेम ऑफ द पेरेंट्स एंड अंडरटेकिंग शुड बी सबमिटेड टू सबमिट द सर्टिफिकेट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन। तो मैं यहाँ पे बता दूँ ये कि जिन बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है और उनका एडमिशन लिस्ट में कास्ट कोटा के थ्रू लिस्ट में नाम आ रखा है, तो अगर उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ पर क्या है कि जो पेरेंट्स है उनमें से फादर का कास्ट सर्टिफिकेट आप स्कूल में लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है। अंडरटेकिंग यानी कि एक एफिडेविट स्कूल में देना होता है कि आप 3 महीने के अंदर स्कूल में जो है कास्ट सर्टिफिकेट जमा कर देंगे बच्चे का। अगर आप 3 महीने के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में जमा नहीं करते हैं तो वो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगला डिसीजन क्या लेते हैं और वो जो भी डिसीजन लेंगे वो मान्य होगा। तो यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि बहुत से केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में ऐसा भी होता है कि 3 महीने की जगह 1 महीने का भी आपको टाइम दे सकते हैं। तो ये स्कूल वाइज भी वेरी करता है। तो मैं आपको ये बस केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो गाइडलाइन में लिखा है वो 3 महीने लिखा था, इसलिए मैं आपको यहाँ पर 3 महीने का दिखा रहा हूँ कि 3 महीने का आपको टाइम मिलता है। यानी कि अगर बच्चे का फादर अगर अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उनको 3 महीने का टाइम एज पर केंद्रीय विद्यालय गाइडलाइन मिलता है और बाकी स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना टाइम देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक साफ साफ बात बता दूँ कि यहाँ पर मदर का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तो आप गलती से भी मदर का कास्ट सर्टिफिकेट स्कूल में ना लगाएं। वैसे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए अगला लिखा हुआ है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन BPL सर्टिफिकेट। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जिन पेरेंट्स ने EWS या BPL के थ्रू अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और उनके बच्चे का नाम EWS या RT कोटा में उनके बच्चे का नाम आ गया है तो उनको क्या है कि EWS सर्टिफिकेट स्कूल में देना होता है या BPL सर्टिफिकेट उनको स्कूल में देना होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि EWS सर्टिफिकेट जो है 8 लाख से कम इनकम जिनकी एनुअल इनकम जो है उनकी बन जाता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में अगर आपका EWS सर्टिफिकेट है और आपकी इनकम एनुअल इनकम 3.5 लाख से कम है तो आपको RT कोटा में कंसीडर किया जाता है। और
जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनका बीपीएल कार्ड बनता है और उसी से बीपीएल सर्टिफिकेट बनता है। तो जिन बच्चों का आरटी कोटा में अगर एडमिशन हुआ है तो उनको वहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या बीपीएल सर्टिफिकेट आपको स्कूल में जमा करना होगा। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की डिटेल भरी होगी वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का स्कूल में जमा करना होगा, और जिन्होंने बीपीएल सर्टिफिकेट की डिटेल भरा होगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर उनको बीपीएल सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करना होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं आपको अगला लिस्ट दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ देखिए 9 नंबर लिखा हुआ है हैंडीकैप सर्टिफिकेट। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए डीए कोटा के थ्रू अप्लाई किया था, डीए यानी डिफरेंटली एबल्ड कोटा के थ्रू अप्लाई किया था और उनके बच्चे का डीए कोटा के थ्रू एडमिशन लिस्ट में नाम आ गया है, तो उनको स्कूल में हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट स्कूल में जमा करना होता है। ओरिजिनल जो है वेरीफाई करवाना होता है और जो उसका फोटोकॉपी होता है वो डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके स्कूल में जमा करना होता है। उसके बाद अगला देखिए 10वां नंबर लिखा हुआ है सर्विस सर्टिफिकेट ओरिजिनल। ये उन सभी पेरेंट्स के लिए जो पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये उनको सर्विस सर्टिफिकेट देना होता है, वो भी ओरिजिनल स्कूल में जमा करना होता है। सर्विस सर्टिफिकेट बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे जो मुझे पूछ रहे थे, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं या किसी और बिजनेस में हैं, वो पूछ रहे थे कि यार सर हमें भी अपना सर्विस सर्टिफिकेट देना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं ये सिर्फ उनके लिए। सर्विस सर्टिफिकेट एक्चुअल में किस लिए होता है कि वहाँ पर उनको अपने सर्विस का प्रूफ देना होता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में यहाँ पर काम कर रहा हूँ, यानी इसमें जॉब कर रहा हूँ। ये जो सर्विस सर्टिफिकेट देते हैं इसी से उनका पता चलता है कि ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी 1 में आते हैं, 2 में आते हैं, 3 में आते हैं, 4 में आते हैं। तो ये सर्विस सर्टिफिकेट से ही पता चलता है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पे लिखा हुआ है 11वां नंबर सर्टिफिकेट शोइंग नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ओरिजिनल। ये भी आपको नंबर ऑफ ट्रांसफ़र का जो सर्टिफिकेट है ओरिजिनली आपको स्कूल में जमा करना होता है। यहाँ पर देखिए नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है ट्रांसफ़र ऑर्डर स्पेसिफाई नंबर ऑफ ट्रांसफ़र इन प्रोसीडिंग 7 years एज ऑन 31 मार्च 2022। यानी कि आपने लास्ट 7 ईयर में जो आपके ट्रांसफर्स हुए हैं उसका डिटेल स्कूल में देना होता है। लेकिन याद रहे कि आपको 31 मार्च 2022 से पहले तक का जितने भी आपके ट्रांसफ़र रहे लास्ट 7 ईयर्स में वही आपने स्कूल में देना है। उसके बाद देखिए अगला लिखा हुआ है फॉर एक्स सर्विसमैन ID प्रूफ डिस्चार्ज बुक ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं उनको क्या है कि अपने बच्चे के एडमिशन के लिए डिस्चार्ज बुक की कॉपी जो है स्कूल में जमा करनी होती है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि आपने उसी पेज का फोटोकॉपी जमा करना है जिसमें आपके सभी डिपेंडेंट्स के नाम और डिटेल्स लिखे हों, ताकि वहाँ पर स्कूल का वेरीफाई हो जाए कि हाँ आपके बच्चे का यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, तो उससे आपका वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 13 नंबर पर सिंगल गर्ल चाइल्ड एफिडेविट ओरिजिनल। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये उन पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के थ्रू अप्लाई किया था और उन बच्चों का सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा के थ्रू ही एडमिशन लिस्ट में नाम आया है, तो उनको क्या है कि कोर्ट से एक एफिडेविट बनवा करके स्कूल में जमा करना होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि जो आप एफिडेविट बनवाएंगे वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा ही बना हुआ होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है 14 नंबर आधार कार्ड चाइल्ड फादर एंड मदर ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। तो यहाँ पर बच्चे का जो है आधार कार्ड आपने देना ही देना है, लेकिन साथ में मदर या फादर में से किसी एक का आधार कार्ड भी आपने स्कूल में जमा करना है। आपने इसका जो फोटोकॉपी है वो डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके देना है और साथ ही साथ आपने ओरिजिनल ले जा करके वहाँ पर वेरीफाई करवाना है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और बात बता दूं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लगती है। इस लिस्ट में नाम नहीं है, बट मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपके बच्चे का चाहिए होगा। तो जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पासपोर्ट साइज़ यूज़ किया था, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो यूज़ किया था, वही आप स्कूल में लेकर जाएँ तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो स्कूल आपको बता देगा, आप फिर उसको बनवा लें, या आपके पास होगा तो आप स्कूल में ले जा करके सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिसको कि मैं आपके लिए लेकर आया था, ताकि जो पेरेंट्स के मन में डॉक्यूमेंट्स को लेकर के डाउट थे उनके क्लियर हो सके। एक बार मैं आपको ये रोटेट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप सभी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट एक साथ देख लें, ताकि आपको आसानी हो। तो ये देखिए मैंने आपको रोटेट करके दिखा दिया, तो आप इसको रख सकते हैं अपने पास स्क्रीनशॉट लेकर के, ताकि आपको जब भी आपको पता करना हो कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं या आपको देखना हो लिस्ट, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देखी है तो आपको पता चल गया होगा कि आपने जिस कोटे में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, जिस कैटेगरी में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, तो आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कूल में एडमिशन के लिए वेरीफाई करने के लिए वहाँ पर दिखाने हैं। यानी जब आपके बच्चे का नाम एडमिशन लिस्ट में आ जाएगा तो आपने
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं स्कूल में वेरीफाई कराने के लिए। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बोलता हूं कि यदि आपके मन में केंद्रीय विद्यालय स्कूल में क्लास 1 में एडमिशन को लेकर के या किसी और क्लास में एडमिशन को लेकर कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियोस जरूर देखें, मेरे चैनल पर जाएं, वहां पर देखें। तो दोस्तों मैं बार बार ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई तो दे देता हूं, लेकिन मैं बार बार आपको इसलिए वीडियो देखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि जो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं अगर आप उन वीडियोज़ को देखते हैं तो आपके जो डाउट्स हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएं और वीडियोस देखें। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई वीडियो देखने के लिए केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड, और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सबसे पहले मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि जो पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय स्कूल में कराना चाहते हैं उन सबको मेरी वीडियोस के माध्यम से हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।